गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी बीएससी सेकेंड ईयर की, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपके जो संक्रमण तत्व है उनके अंदर स्टीरियो रसायन की हम बात कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 11 तक, यानी जो आपका तीसरा ग्रुप है, थर्ड बी ग्रुप है, वहाँ से लेके जो 11th बी ग्रुप है वहाँ तक हमने स्टीरियो केमिस्ट्री देख ली थी एलिमेंट्स की। हमने उनका ग्रुप वाइज एनालिसिस कर लिया था और आपका एक ग्रुप बचा हुआ था जो था आपका 12वां वर्ग। तो 12वें वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन की हम आज इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो 12वें जो आपका 12वां ग्रुप है, उस जो 12वें ग्रुप के अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो देख लीजिए जिंक, कैडमियम और Hg, ये तीनों तत्व ही आपके कौन से ग्रुप में आते हैं, ये 12वें वर्ग में आते हैं आपके। तो जिंक और कैडमियम और Hg, इन तीनों तत्वों के स्टीरियो रसायन के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, तीनों कंपाउंड्स को मैंने टेबल में ड्रॉ कर दिया है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी व द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का ग्रुप वाइज, तत्वों का वर्गवार स्टीरियो रसायन की विवेचना कीजिए। आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, जो आपके एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम और Hg, जो तीनों ही धातुएं हैं, तीनों ही एक ही वर्ग की है। जिंक के बाद में जिंक आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी की, प्रथम संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है, जो जिसे अपन 3D कहते हैं। 3D का एलिमेंट है आपका जिंक, 4D का एलिमेंट है आपका कैडमियम और 5D का एलिमेंट, 5D की जो धातु है आपकी वह है Hg, मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टीरियो रसायन में हम देखेंगे कि जो आपका कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, उपसंयोजक संख्या 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपकी उपसंयोजक संख्या 2 होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो उसका जो संकरण होता है वह आपका sp होगा, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है तब ये चीज़ें पढ़ी होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अंदर जो आपका संकरण होगा sp होगा, और sp संकरण के अंदर जो शेप, जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, लीनियर होती है। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, लीनियर होगी। तो देखिए, जो लीनियर ज्योमेट्री के अंदर या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जिंक द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, यानी जिंक धातु है वो लीनियर ज्योमेट्री शो नहीं करती है। और लीनियर ज्योमेट्री के अंदर जो उपसंयोजक संख्या 2 है उसके अंदर किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है। आगे बात करें कैडमियम, तो कैडमियम भी आपकी जो उपसंयोजक संख्या 2 है आपकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है, यानी जो कैडमियम है ये भी इस उपसंयोजक संख्या 2 वाले संकुल यौगिकों का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं Hg। तो Hg मॉलिक्यूल जो आपकी मरकरी है, यह क्या होगा, यह साइनाइड के 2 लिगेंडों से क्रिया करके, HgCN का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जहाँ पे जो Hg की वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो मरकरी धातु की वैलेंसी है वो क्या है आपकी प्लस की 1, या एक मिनट चेक कर लें, प्लस की 1 होगी, क्योंकि इसके अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो वैसे तो HgCN में तो यहाँ पे धातु, अगर अपन ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो यहाँ पे मरकरी की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या होगी आपकी 2 होगी, ठीक है। साथ में जो थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड के 2 मॉलिक्यूल्स भी Hg से क्रिया करके थायोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो अगर अपन शेप की बात करें तो इनकी जो ज्योमेट्री की बात करें तो साइनाइड संकुल के साथ और थायोसाइनाइड संकुल के साथ जो मरकरी परमाणु है वो लीनियर ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। संकरण का बॉन्ड एंगल का मान इसका 180 होता है तथा इसके अंदर जो संकरण है वह संकरण आपका sp होता है, ठीक है। क्लियर है, ये तो हो गई बात आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, उपसंयोजक संख्या 3 है। तो उपसंयोजक संख्या 3 के अंदर आपकी जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, वो जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर, समतलीय बोल सकते हैं, समतल त्रिभुजीय या समतल ट्रायंगुलर होती है। इसकी शेप किसके अंदर, कोऑर्डिनेट नंबर 3 के अंदर उसकी शेप की बात करें तो शेप कैसी होगी आपकी, ट्रायंगुलर, प्लेनर, समतल त्रिभुजीय या समतल प्लेनर मान सकते हो आप।
त्रिकोणीय समतलीय बोल सकते हैं, सॉरी समतल त्रिकोणीय बोल सकते हैं इसको। तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेट नंबर 3 के अंदर। तो जिंक धातु और कैडमियम धातु दोनों ही जो आपकी समतल त्रिभुजीय है, समतल त्रिभुजीय संरचना प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके Hg धातु है, मरकरी धातु है, वो 3 साइनाइड, 3 आपके कौन से 3 लिगेंड, 3 आपके अमोनिया के जो लिगेंड्स हैं उनसे क्रिया करके, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे NH3 का होल ट्राइज आएगा भाई, NH3 का होल ट्राइज, ठीक है। Hg जो 3 अमोनिया के लिगेंडों से क्रिया करके ये बनाएगा HgNH3 तीन लिगेंड आपके किसके हैं, अमोनिया के। तो संकरण होगा आपका sp2 और जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। साथ ही है आयोडीन के साथ भी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अपन बात करें कि जो ट्रायंगुलर जिंक कैडमियम और Hg धातु है, जिंक कैडमियम और Hg जो धातु है उनमें से केवल Hg धातु ही आपकी क्या करेगी, Hg जो मरकरी धातु है वो ही आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है, लेकिन कैडमियम और जिंक के द्वारा ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं की जा रही है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर 4। कोऑर्डिनेट नंबर 4 की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल। संकरण का संकरण क्या होगा आपका, sp3 होगा। तो देखिए ZnCl4 और Zn के टेट्रा एक्वा Zn सेकंड धनायन है। तो अमोनिया लिगेंडों के साथ 4 अमोनिया लिगेंड, 4 एक्वा लिगेंड और 4 क्लोरीन लिगेंड। तो क्लोरीन का ZnCl4 का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, और 4 एक्वा मॉलिक्यूल के साथ भी आपका एक कोऑर्डिनेट नंबर 4 के साथ जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित करता है। तो जिंक क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा आपका, Zn क्या कर रहा है, Zn 4 क्लोरीन परमाणु से या Zn 4 एक्वा मॉलिक्यूल से, या क्या कह सकते हैं अपन Zn 4 जो अमोनिया लिगेंड्स हैं उनसे क्रिया करके आपकी कौन सी ज्योमेट्री प्रदर्शित कर रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। साथ ही जो कैडमियम है, कैडमियम भी तीनों के तीनों क्लोरीन परमाणुओं से CdCl4 का फॉर्मेशन करेगा, और CdH2O का होल 4 जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है आपका कैडमियम टेट्रा एक्वा कैडमियम सेकंड धनायन या टेट्रा एमिनो कैडमियम सेकंड धनायन, जो तीनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है तीनों टाइप के लिगेंड से क्रिया करके, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्लियर है। साथ ही बात करते हैं Hg की। तो Hg भी थायोसाइनाइड के साथ और आयोडीन के साथ क्रिया करके आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन। टेट्राहेड्रो मरकरी सेकंड है, यहाँ पे Hg की जो वैलेंसी है वो प्लस की 2 है। तो आपको पता चल रहा है कि जो जिंक कैडमियम Hg तीनों के तीनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो इनके द्वारा शो की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट है आपकी, अगर कोऑर्डिनेट नंबर 5 हो, कोऑर्डिनेट नंबर 5 के अंदर आपकी जो क्या शेप होगी वो क्या होती है आपकी, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेट नंबर 5 में आपका संकरण होता है sp3d, sp3d ही तो होता है, तभी तो उसकी शेप क्या होगी, आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए TBP संरचना जो जिंक धातु है आपका, जिंक धातु और आपकी कैडमियम धातु दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो Hg है ये Hg आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप TBP शेप जो TBP ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री की बात होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल केवल जिंक और कैडमियम धातु के द्वारा इनकी ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है, यानी जो कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, तो जो कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कंपाउंड्स केवल जिंक और कैडमियम धातु द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। यानी इनके अंदर जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं उनकी जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, TBP टाइप की होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप की होती है, ज्योमेट्री ये है, ठीक है, क्लियर है।
एक मिनट, यहाँ पे 3 है 2 है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। तो देखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आपको पता है क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो Zn के कंपाउंड, Zn धातु है आपकी, वो 6 मॉलिक्यूल हेक्सा एक्वा जिंक सेकेंड घनाइन है, यहाँ पे हेक्सा एमिनो जिंक सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों ही वाटर 6 मॉलिक्यूल वाटर से और 6 मॉलिक्यूल अमोनिया से क्रिया करके आपका Zn एक्वा कॉम्प्लेक्स और Zn एमिनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ ही जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल होगी। संकरण क्या होगा आपका, sp3d2 होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए केडमियम के साथ भी एक्वा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और आपका एमिनो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये भी दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी केडमियम भी आपका जल के साथ जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करेगा और एमिन्स के साथ भी 6 वाले कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करता है, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है, क्लियर है। जबकि जो आपका Hg है वो Hg किसी भी प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट बच रहा है वो है डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल का मतलब होता है द्वादश फलकीय। द्वादश के फलकीय देखो संरचना केवल और केवल आपके केवल जिंक धातु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, केडमियम के द्वारा नहीं की जाती है और Hg के द्वारा की जाती है। नाइट्रेट लिगेंडों के साथ जिंक धातु क्रिया करके, और यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन की 3 इकाइयाँ हैं, यहाँ पे ये क्रिया इनसे क्रिया करके आपकी क्या कौन सी ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, द्वादश फलकीय। साथ ही केडमियम है वो किसी भी प्रकार की आपकी जो द्वादश फलकीय ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करता है। साथ ही जो Hg है वो नाइट्रेट लिगेंड के 4 लिगेंडों के साथ क्रिया करके आपकी द्वादश फलकीय या डोडेकाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित करता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये आपके ग्रुप जो 12 था आपका, 12 ग्रुप के तत्वों के स्टीरियो रसायन की हमने बात कर ली है। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपको इसी प्रकार से टेबल ड्रॉ करनी है। एक ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे जिंक, केडमियम और Hg, और इनका वर्गवार आपको ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उन कॉम्प्लेक्स को बताना है, भाई ये कॉम्प्लेक्स है और इनके द्वारा इस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित की जा रही है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर देना है। साथ ही जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी तीनों के अंदर कंपेरिजन पूछेगा और तीनों के अंदर वर्गवार आपको स्टीरियो, इनके तीनों का वर्गवार स्टीरियो रसायन की विवेचना करनी है। तो आपको ऐसे ही टेबल बना के आपको आंसर देना है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तब तक आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम, ठीक है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, निम्न को समझाइए। और समझाना क्या था, पूछा हुआ था आपसे क्वेश्चन कि कॉपर प्लस रंगीन होता है जबकि कॉपर प्लस 2 रंगहीन होता है, क्यों। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका, कॉपर प्लस श्वेत है जबकि
जबकि कॉपर प्लस 2 रंगीन होता है। क्यों? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉपर प्लस श्वेत है जबकि कॉपर प्लस 2 रंगीन है, क्यों है? आपको आंसर देना है। कॉपर प्लस 2 लवण रंगीन होता है। कॉपर प्लस 2 लवण रंगीन होता है। मैं लिख देता हूं, कॉपर प्लस 2 लवण रंगीन होता है। क्यों? तो देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको आंसर डिनोट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करो और फिर देखो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब भी संक्रमण धातु में रंग की बात आती है, कलरिंग की बात आती है, तो कोई सा ही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले, आप डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को देखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर प्लस की और कॉपर प्लस 2 की बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी आपका चाहे धातु हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, उसके अंदर यदि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा और डी ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो दृश्य क्षेत्र से, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से विकिरणों का क्या करेंगे, अवशोषण कर लेंगे। और जैसे विकिरण या ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो जिस ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिस कलर के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, उससे जो विपरीत कलर है उसका जस्ट अपोजिट जो पूरक रंग है हमें वो दिखाई देता है। ये तो हुई कलरिंग की बात, यानी कैसे रंग प्रदर्शित करेंगे। लेकिन मान लो किसी के अंदर अगर डी ऑर्बिटल्स उपस्थित ना हो, डी कक्षा के उपस्थित ना हो, या मान लो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित ना हो, यानी डी ऑर्बिटल्स तो है लेकिन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित ना हो, यदि या फिर डी इलेक्ट्रॉन्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी सारे के सारे युग्मित हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, पेयरिंग हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो डी ट्रांजिशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पेयरिंग होती है तो मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर डी ट्रांजिशन करवाना इजीली पॉसिबल नहीं है। और या फिर मान लो डी ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फिर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण, दृश्य प्रकाश से आपकी ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा, और ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा तो यौगिक कलर्ड नहीं होंगे, कलर लेस होंगे। आई बात समझ में? ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कॉपर के और कॉपर प्लस 2 की। तो देखिए कॉपर प्लस, एक और चीज बता दूं, यदि मान लो किसी धातु के पास D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है, या तो क्या हो D0 या D10, तो इनमें क्या होगा, आपका डी संक्रमण उपस्थित नहीं होगा। वही बात आ गई जैसा मैंने पहले बताया था, D0 का मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और D10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फुलफिल है, पेयरिंग है, तो इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपके यौगिक क्या होंगे, कलरहीन होंगे, कलर शो नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर का सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। आई बात समझ में? कॉपर प्लस और एक है आपका क्या, कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस व कॉपर प्लस 2 कितने नंबर पे आता है बताइए?
29 पे 29 नंबर पे आता है आपका कॉपर। कितने नंबर पे आता है? 29 नंबर पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, देखिए 29 तक अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो अपन जैसा लिखते आए हैं वैसे लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या होगा, कितने नंबर पे आता है? 29 पे, तो 10 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन 4s का इसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इसका अर्धपूर्ण पूरित और पूर्ण पूरित कक्षों का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3d 10 और 4s 1। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए 18 नंबर पे आपको क्या आती है आर्गन, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 3d 10 और 4s 1। आई बात समझ में? ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देख लो वही आपका 18 नंबर पे तो आर्गन आती है। ठीक है, साथ ही क्या हो जाएगा 3d 10 और 4s 1। यह हो गया नॉर्मल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी न्यूट्रल अवस्था में, यानी जब कोई चार्ज उपस्थित नहीं है उस कंडीशन में आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3d 10 4s 1, और क्या हो जाएगा 3d 10 4s 1, दोनों का ही ये होगा। अब बात करते हैं कॉपर प्लस 1 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी कॉपर प्लस 1 का मतलब है कि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब कहां से चला गया? ये आपका चला गया किससे? 4s ऑर्बिटल से, 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो क्या होगा आपका, देखिए कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 18 नंबर में वही आपके आर्गन आएंगे, क्या हो जाएगा 3d 10 4s 0, क्योंकि s से तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो 4s में तो क्या होंगे 0 ही होंगे, तो 4s 0 हो गया। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। देखो आपके जो संक्रमण तत्व हैं, प्रथम श्रृंखला के संक्रमण तत्व मान लो, चाहे द्वितीय श्रृंखला के संक्रमण तत्व मान लो या तृतीय श्रृंखला के संक्रमण तत्व मान लो। संक्रमण तत्वों में जो क्वेश्चन मैनुअली डिपेंड है, एक तो आपका स्टीरियो रसायन से क्वेश्चन आएगा फिक्स है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपका परमाणु आयनिक त्रिज्याओं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इनकी जो सोल्युबिलिटी विलेयता के आधार पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है आपका इनके उत्प्रेरकीय गुण पे। तो मेनली 3-4 क्वेश्चन जो फिक्स है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आयनिक त्रिज्याएं, स्टीरियो रसायन और उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण व चुंबकीय गुण, इससे ही क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी, वापस से आ जाओ कॉपर प्लस 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो कॉपर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, वही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 18 आर्गन 18 नंबर, फिर 3d और 4s। तो देखिए प्लस 2 का मतलब क्या है, प्लस 2 का मतलब है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए। अब त्यागे तो 4s के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका 4s से चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा आपका d से। ठीक है, तो d से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आपके, 9 इलेक्ट्रॉन ही तो बचेंगे। तो d क्या 3d 9 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा 3d 9। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3d 9, 4s
जीरो। आई बात समझ में? क्लियर है? ये तो हो गया आपका कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये हो गया कॉपर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करके देख लेता हूँ। तो डी ऑर्बिटल से आपके डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल से आपका इसमें पांच कक्षक ही तो बनते हैं और 5 कक्षक में डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, पांचों ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल। और कौन सा डी ऑर्बिटल है आपका 3d। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ये 10 इलेक्ट्रॉन मैंने मेंशन कर दिए। तो देखिए अब इसके अंदर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 मेंशन कर दो, 9 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे तो क्या है 3d9 और यहाँ पे क्या है 3d10। 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3d के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे वो 10 मैंने फिल कर दिए हैं। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या नहीं है? एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो डी ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन आपका कब पॉसिबल है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे डी ऑर्बिटल फुलफिल है, D10 विन्यास है, या तो D10 विन्यास हो या D0 विन्यास हो। तो D10 या D0 विन्यास वाले इलेक्ट्रॉन और जो और आपके मेटल्स हैं उन यौगिकों का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेंगे, एनर्जी का अवशोषण नहीं करेंगे। और एनर्जी का अवशोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको कलर्ड मॉलिक्यूल का जो कलर है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कलर शो करने के लिए फिक्स कंडीशन है, या तो धातु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर या उन मेटल्स के अंदर डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो, जिससे क्या हो डी संक्रमण से क्या होगा, एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, यानी निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाएंगे, और वहाँ से एनर्जी का उसके बीच में जो भाई एनर्जी लेके कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर तभी तो जाएगा जब एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनवायरनमेंट से, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से। ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी लेकर ही तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब ये हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हमें उसका
पूरक कलर शो दिखाई देता है। किसका पूरक रंग दिखाई देता है? जिस प्रकाश का वो अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, उसका जो अपना जो दूसरा पूरक रंग है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो डी ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है। डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो ये कलर शो नहीं करेगा। ये कैसे रंग का होता है? ये श्वेत रंग का होता है। समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? युग्मन है। सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। यहाँ पे देखिए कॉपर +2 है। कॉपर +2 में क्या हो रहा है? देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स थे डी ऑर्बिटल्स में, मैंने 9 फिल कर दिए और एक क्या बच रहा है? 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद में जो एक ऑर्बिटल्स है उस एक ऑर्बिटल्स में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है तो ये क्या करेगा? ये डी ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब इसके अंदर डी ट्रांजिशन आपका उपस्थित होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें क्या होगा? डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में जाते समय ये क्या करेगा? दृश्य प्रकाश क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जिस ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग हमें दिखाई देगा। तो इस वजह से ये कैसा होता है? ये रंगीन होता है, हमें कलर्ड दिखाई देता है। तो ये कहानी थी आपकी किसकी? कॉपर +2 श्वेत होता है, जबकि कॉपर +2 रंगीन होता है। ठीक है, इसके अलावा स्कैंडियम वगैरह, टाइटेनियम वगैरह की भी अपन बात करें, जैसे टाइटेनियम +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2, स्कैंडियम +3 और जिंक +2। ठीक है, और आपका क्या आ गया? कॉपर +1। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? ये चारों, इन चारों के अंदर क्या होगा? इन चारों के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल रहेंगे। स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, तो स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? स्कैंडियम टाइटेनियम, एक मिनट रुकना भाई। स्कैंडियम आता है आपका 21 नंबर पे, टाइटेनियम आता है 22 नंबर पे। तो ये स्कैंडियम और टाइटेनियम, इनके अंदर तो क्या होंगे? डी ऑर्बिटल ही नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो सॉरी, डी ऑर्बिटल्स तो है लेकिन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स s के 2 के त्याग दिए और एक इलेक्ट्रॉन था d में, वो भी त्याग दिए। टाइटेनियम में क्या किया? 2 s के त्याग दिए और 2 खुद के d के भी त्याग दिए। d के भी ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका है, तो d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है दोनों के अंदर, तो इसमें भी क्या होगा? ये कलर लेस होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल रंगीन नहीं होगा, रंगहीन होगा, कलर लेस होगा। ठीक है, श्वेत कलर बता रहे, श्वेत को अपन कोई कलर नहीं मानते, व्हाइट पीपीटी तो श्वेत कलर नहीं है, जबकि आप ये मत समझना कि श्वेत कलर है, क्योंकि बिना कलर लेस को अपन व्हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो जिंक है, जिंक में सिर्फ 2 ऑर्बिटल तो ऐसे निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ऐसे निकल गए, और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो डी ऑर्बिटल फुलफिल भरा हुआ है Zn का, इसलिए ये भी क्या होगा? डी ट्रांजिशन इसके अंदर भी शो नहीं होंगे, और आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? कलरहीन होगा, बिना कलर का होगा। ठीक है, साथ ही कॉपर प्लस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कॉपर +2 आपका रंगीन होता है, कॉपर प्लस रंगहीन होता है। इसका रीजन समझ में आ गया होगा, क्लियर है अच्छे से। आप इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक अपन दूसरा क्वेश्चन सोल्व बताते हैं फिर आपको। ठीक है, हो गया। आगे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग देते हैं, क्यों? कारण बताना है और आपको रंग भी बताने हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में धातु कौन कौन से रंग देते हैं। तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डिनोट कर देता हूँ, फिर आंसर की बात करेंगे।
क्वेश्चन आपका विभिन्न, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में धातु आयन, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में धातु आयन विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्यों? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग देते हैं। इसका रीजन आपको वैसे भी पता होगा क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं हमने, बहुत बार मैंने कई बार बता भी दिया है आपको, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आया है तो अपन वापस से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कलर्ड है धातु, जो भी आपकी संक्रमण धातुएं हैं वो रंगीन क्यों होती है। इसका रीजन मैंने आपको कई बार बताया है, पहले भी बताया है, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि डीडी संक्रमण पाया जाता है। डीडी संक्रमण पाया जाएगा तो ही धातुएं रंग प्रदर्शित करती हैं। अब यदि मान लो कि किसी के अंदर डीडी संक्रमण पाया नहीं जाए या डीडी संक्रमण उपस्थित ना हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं है, तो आपका यौगिक क्या होगा, रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन कई कंपाउंड ऐसे भी आपको ज्ञात है, ऐसे भी नॉलेज में है कई मॉलिक्यूल्स आपके जिनके अंदर डीडी संक्रमण भी नहीं होता है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित नहीं होते, लेकिन फिर भी रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे आपने खूब देखा होगा KMnO4, लाल दवा जिसे बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होती है, रंगीन तो होती है, आपको रंगी तो दिखता है, पानी में घोलने पर पूरा गुलाबी गुलाबी हो जाता है, क्या बैंगनी बैंगनी कलर हो जाता है। ठीक है, तो KMnO4 गहरा बैंगनी कलर की होती है। KMnO4 क्या है, गहरे बैंगनी रंग की है। क्यों? क्योंकि रंगीन है। क्यों है? डीडी ट्रांजिशन होगा, नहीं है भाई, यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन नहीं है। अगर मैं इसमें KMnO4 की ऑक्सीजन अवस्था की बात करूँ, यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, KMnO4 में तो डीडी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लीजिए, अगर अब आप KMnO4 की बात करें, KMnO4 आपका कलर्ड होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है, गहरे बैंगनी रंग का इसका सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है, तो रंगीन होता है ये KMnO4। और हम क्या कह रहे हैं कि डीडी ट्रांजिशन होता है तो आपकी मेटल्स क्या होती है, रंगीन होती है, कलर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और दृश्य प्रकाश क्षेत्र ऊर्जा का अवशोषण करके पूरा रंग हमें दिखाई देता है। लेकिन जो KMnO4 है, KMnO4 में तो आपका क्या होता है, KMnO4 में तो डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या डी ऑर्बिटल नहीं है? डी ऑर्बिटल है, फिर क्यों नहीं होता? क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। का कैसे पता चलेगा आपको? देखिए ये बात देख लीजिए, KMnO4 हो गया। ऑक्सीजन अवस्था निकाले अपन, अगर धातु के ऊपर जो चार्ज देखें, मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है उसकी बात करें तो देख लो एक बार। K को क्या मालूम है, X, सॉरी K का तो निकालना है, K को तो क्या मानेंगे, प्लस का। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1 होता है। और आपकी मैग्नीज है, मैग्नीज को क्या मालूम है, X निकालना है ना भाई, जिसका निकालना होता है तो उसको अपन X मानते हैं, निकालना होगा। आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालना आती है सबको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, कितने मॉलिक्यूल है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 कुछ है नहीं तो इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज होता तो प्लस माइनस कर देते। ठीक है, तो अब देखिए X क्या हो गया आपका, प्लस का 1, X
प्लस मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 इजिकल टू 0, तो x ये प्लस का 1 माइनस के 8 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचे माइनस का 7 इजिकल टू 0, x के इक्वल, इस इक्वल के इक्वल माइनस का 7 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7। तो इसमें Mn की ऑक्सीजन अवस्था क्या है, प्लस की 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, तो क्या होता है इसका आर्गन कितने नंबर पे आती है, 18 पे, 3d 5 और 4s2, तो हो गया 18, 2 20 बाद कितने, मैग्नीज कितने नंबर पे आता है, 25 पे तो आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। तो मैग्नीज कितने नंबर पे आता है आपका 25 पे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए, प्लस 7 चार्ज आ रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास डेफिशिएंसी है, कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या रहेगा आपका 0, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चले गए, और डी से भी क्या हो गया 0, आई बात समझ में। तो डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में भी 0 है, तो डी में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के युग्मित इलेक्ट्रॉन छोड़ो, डी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डी ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलर नहीं देना चाहिए, कलर शो नहीं होगा इसका, लेकिन ये कलर्ड होता है, ये क्योंकि अपन ने देखा ये तो कि KMnO4 जो लाल दवा है आपकी वो रंगीन होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि दूसरा रीज़न और है, जब आगे स्टडीज़ की गई तो आगे बताया गया कि जो डी ट्रांजिशन है, इसके अलावा एक और कारण है, जो आपके जो मेटल साइंस है, ऐसे K2Cr2O7 मान लो, K2Cr2O7, ये भी गहरे सिंदूरी कलर का ऐसा होता है, K2Cr2O7 ये भी कलर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर भी डी ट्रांजिशन तो नहीं होता, लेकिन कुछ और ही होता है। अब वो और क्या होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे KMnO4 में डी ट्रांजिशन नहीं पाया जाता, लेकिन क्या पाया जाता है LMCT और MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यानी धातु से लिगेंड की तरफ आवेश का स्थानांतरण होता है और लिगेंड से धातु की तरफ आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जिन कंपाउंड में डी ट्रांजिशन नहीं पाया जाता, इसके अलावा LMCT और MLCT पाई जाती है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है या मेटल टू लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर होता है, तो जहाँ पे आवेश स्थानांतरण संकुल पाए जाते हैं या आवेश का स्थानांतरण होता है, वह कंपाउंड रंगीन होते हैं। तो KMnO4 क्यों रंगीन होता है, क्योंकि इसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज का ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में, मेटल टू लिगेंड चार्ज का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, और जिन संकुल यौगिकों में जितना ज़्यादा आवेश का स्थानांतरण होगा, वह संकुल उतने ही ज़्यादा कलर्ड होंगे, उतने ही ज़्यादा रंगीन दिखाई देंगे। तो K2Cr2O7 देख लो, चाहे KMnO4 देख लो, इनमें LMCT व MLCT पाई जाती है, इसके कारण ये रंगीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, इसको मैं बिठा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको देखना है तो। ठीक है, क्लियर, आगे देखिए। आगे देखो, विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन वापस से अपने इस पे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में अपन वापस से आ जाते हैं डी ट्रांजिशन में। ठीक है, तो जनरली जो संक्रमण धातुएं हैं, उनमें जो मुख्य कारण अपन मानते हैं रंग का या कलर का, जो मुख्य कारण होता है वह होता है क्या, डी संक्रमण। क्या होता है, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। तो देखिए, जिनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है वो संक्रमण धातुएं क्या होती है, रंगीन होती है। और डी ट्रांजिशन मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता है, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे निर्भर करता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए, जिस मेटल्स के अंदर या जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिस संक्रमण धातु के अंदर जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जिस मेटल के अंदर जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उसका रंग उतना ही अधिक गहरा होता जाता है, यानी वह संकुल यौगिक उतना ही अधिक गहरा होता जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो क्यों,
उतना ही गहरा क्यों होता जाता है? इसका रीजन यह है कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही आपके डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे और संकुल यौगिक या आपका धातु परमाणु उतना ही अधिक कलर्ड शो होगा, उतना ही अधिक रंगीन हमें दिखाई देगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपके क्या होता जाएगा? आपके मॉलिक्यूल्स का रंग भी क्या होते जाएंगे? गहरे होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग देते हैं। तो देखो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या होगा? धातु की, जैसे मान लो किसी के पास प्लस का 2 चार्ज आ रहा है, किसी धातु के पास प्लस का 3 आ रहा है, किसी के पास प्लस का 4 आ रहा है, किसी के पास प्लस का 1 आ रहा है चार्ज। तो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में धातु के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आई बात समझ में? तो क्या होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होगी तो डी ट्रांजिशन होगा, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण संकुल यौगिक जो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके मान भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान में इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वैल्यूज भी क्या होती है? अलग अलग होगी और इस कारण ये क्या होंगे? अलग अलग कलर शो करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कैसे कैसे कलर शो करते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर दो आयन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी तो मॉलिक्यूल्स के रंग भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दो आप आयन। आंसर देख लीजिए, समझ में आ गया होगा वैसे आपको आंसर। अब अपन देख लेते हैं कि किस किस मॉलिक्यूल्स में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर कौन कौन सा कलर होता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो आप आयन, यहाँ पे लिख दीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में रंग कि कैसे कलर का होगा। रंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कॉपर प्लस। कॉपर प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0। डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के पास है ही नहीं तो संख्या क्या हो जाएगी? 0। और रंग कैसे होगा? ये रंग क्या होगा? श्वेत, बिना कलर, जिसका कोई कलर नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? श्वेत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर प्लस 2। तो कॉपर प्लस 2 के पास डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये आपको पता है कितने हैं? अभी अपन देखा था कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसका कलर कैसा होगा? आपका नीला। कैसा कलर दिखाई देगा अपने को? नीला। आई समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पर आगे देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वेनेडियम प्लस 4। वेनेडियम प्लस 4, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम कितने नंबर पे आता है? 23 पे। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 4 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके एस में है और 3 इलेक्ट्रॉन्स स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 3d3 4s2 तो होगा। 18 पे आपके आर्गन आ जाएगी। आई बात समझ में? 18 2 20 3 23। स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कितने नंबर पे आता है? 23 पे तो आता है। तो 2 तो एस से चले गए और डी से भी कितने चले गए? 2 चले गए। तो 2 2 कितने हो गए? 4। तो प्लस के 4 आने के डी में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन्स। वही तो मैंने लिखा है आपका कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? क्लियर है कि 2 ऐसे निकल गए, 2
डी से निकल गए, तो एक ही तो बचा डी के अंदर, दो निकल गए, तीन थे डी के अंदर। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? तीन थे, तीन में से बचा कितना? एक। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? एक। तो एक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो उसका रंग कैसा होगा? आपका नीला। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो वेनेडियम +4 था, अब मान लो वेनेडियम क्या हो जाए? +3 ऑक्सीजन अवस्था में आ जाए, तो यहाँ पे एरोमेटिक कितने हो जाएंगे? यानी दो तो ऐसे निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गया? आपका डी से। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? वेनेडियम +3 के अंदर दो बचेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक, तो आपका एरोमेटिक कैसा होगा? इसका हरा, हरा कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है, क्योंकि दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तीनों चारों एग्जांपल एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो वेनेडियम आपका +2 की ऑक्सीजन अवस्था में हो, +2 ऑक्सीजन अवस्था में हो, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स आपके 2 +2 है, तो +2 ऑक्सीजन अवस्था में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, वो कहाँ से निकल गए? आपके एस ऑर्बिटल से निकल गए। कहाँ से निकल गए? एस ऑर्बिटल से निकल गए। तो एस ऑर्बिटल से निकल गए कैसे? समझ में तो आ रहा है ना? एस ऑर्बिटल से कैसे? क्या था इलेक्ट्रॉन मिला? देख लीजिए वापस से। ए आर्गन 18 था, 18 के बाद में 3d3 4s2, वेनेडियम 23 पे आता है, तो 18 2 20 3 23 हो गए। तो यहाँ पे +2 आया, तो +2 तो यहाँ से निकल गया, तो बच्चे क्या? डी में 3 इलेक्ट्रॉन, वही तो मैंने लिखे हैं। डी में इस प्रकार से अरेंज है आपके तीनों इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा ना होकर कैसा रंग हो जाएगा? इसका बैंगनी रंग हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा रंग का होगा? आपका बैंगनी। क्लियर? तो कैसा रंग का होगा? ये बैंगनी रंग का। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे वेनेडियम की ऑक्सीजन अवस्था +4 थी, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स 1 था, तो कलर कैसा है? आपका नीला। अगर वेनेडियम की ऑक्सीजन अवस्था अपन ने जैसे चेंज की, +3 कर दी, +3 ऑक्सीजन अवस्था में इसके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, तो इसका रंग कैसा हो गया? नीले से हरा हो गया। ऐसे मान लो वेनेडियम +2 था, तो इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, तो इसका रंग हरे से कैसा हो गया? बैंगनी हो गया। तो क्या हो रहा है? विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था में धातु आयंस क्या होते हैं? भिन्न भिन्न रंग देते हैं। इसका रीजन क्या है? कि इसके पास भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं में अलग अलग आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इस वजह से ये आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं? अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखिए, क्रोमियम ले लेते हैं। क्रोमियम +3। अब क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? आपका 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्रोमियम +3 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा? 3d3 होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। विन्यास यहां मेंशन कर देता हूं, विन्यास। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट देख लोगे इसको, विन्यास आर्गन प्लस का मतलब यह है कि जो नीचे मैंने डी ऑर्बिटल मेंशन किए हैं वो है, ठीक है। तो कॉपर प्लस का देखिए, सबसे पहले कॉपर का क्या हो जाएगा? आपका 3d0, इसका क्या हो जाएगा? 3d। इसके पास में 0 क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। और आपका जो कॉपर है, कॉपर के पास में क्या होंगे? D9 होगा। तो D9 में आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ? कॉपर +2 को, सो यहाँ पे तो क्या है? आपका D10 है, तो 0 एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे D9 है, तो 1 हो गया। अब एनएडी में देखिए, अरे भाई कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? यही तो होता है। देखो क्या मैं यहाँ पे देखो, ये तो होता है 3d10 4s
1, अब 1 में से प्लस में एक इलेक्ट्रॉन तो 4s तो यही चला गया, तो 4s तो क्या हो गया आपका 0, 3d1 इसके अंदर 4s 0, ठीक है। तो 0 वाले को मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया कि और डी वाले ऑर्बिटल्स मैंने मेंशन किए हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास D9 है तो एवरेज इलेक्ट्रॉन्स 1 है। आगे बात करते हैं वेनेडियम +4 की, तो वेनेडियम में क्या होगा 3d1 होगा, 3d1 है, यहाँ पे 3d2 है, वेनेडियम +2 में यहाँ पे 3d3 है, और क्रोमियम में क्या होगा यहाँ पर भी 3d3 ही होगा। आई बात समझ में, क्रोमियम +2 में, क्योंकि दो तो ऐसे निकल गए और एक डी से निकल गया तो 3d3 ही बचा। आई बात समझ में, तो आपके एवरेज इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और रंग क्या हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 3 ऑर्बिटल्स में बैंगनी रंग ना देखें, ये बैंगनी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, बैंगनी रंग ही देगा ये, ठीक है, यहां तक क्लियर है, दिख रहा है। एक और देख लेते हैं क्रोमियम +2, क्रोमियम +2। अब क्रोमियम +2 में देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रोमियम +2 में क्या हो जाएगा 3d4, तो एक इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और आपका जो कलर होगा वो कैसा होगा, रंग होगा वो कैसा होगा इसका नीला, कैसा रंग दिखाई देगा आपको नीला। तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था में धातुओं संकुल अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें क्रोमियम के अलावा, एक और देख लेते हैं, Mn का ले लो, Mn+3, Mn+3 क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4, एवरेज इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 4 तो होंगे, दिख रहा है नीचे 3d4, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं दिख तो रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 ही है दोनों के पास, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो जो आपका रंग होगा वो क्या होगा नीला था इसका, और इसका क्या हो जाएगा बैंगनी, यहाँ पर भी क्या आएगा ये आएगा आपका बैंगनी रंग, ठीक है, क्लियर, दोनों का ही बैंगनी है, नीला बैंगनी। तो देखिए इस प्रकार से अब हम क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं वह अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था के अंदर, इन धातुओं के अंदर क्या होगा अलग अलग, जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं उन ऑक्सीजन अवस्थाओं का मान क्या हो रहे हैं परिवर्तित हो रहे हैं, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। यानी जैसे प्लस आपका पहले प्लस कॉपर की देख लो, पहले +1 थी फिर +2 थी, तो +1 के अंदर क्या था आपका एवरेज इलेक्ट्रॉन्स क्या था 0 था, जबकि +2 के अंदर एवरेज इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई 1 हो गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो आपकी धातुएं हैं इन धातुओं के अंदर जो एवरेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरेज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैनली डिपेंड किस पे करती है, आपकी ऑक्सीजन अवस्था पर ही निर्भर करती है। तो ऑक्सीजन अवस्था के अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ऑक्सीजन अवस्था में जैसे मान लो +1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 तक जा रहे हैं अपन, तो उनमें क्या होंगे जो डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे निकल जाएंगे बाहर। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इनके अंदर क्या होता है कि जो अंदर उपस्थित जो डी इलेक्ट्रॉन्स के पास यानी डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास में या तो उनकी पेयरिंग नहीं होगी, या क्या कह सकते हैं, कुल मिला के बात यह है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था में चेंज हो रहे हैं तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी अगर ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ रहा है तो आपके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाओं में इनमें अवरुद्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर।
कि जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्थाओं के मान परिवर्तित होंगे तो उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा तो डी ट्रांजिशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लो किसी के पास 3 मॉलिक्यूल्स आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल्स के पास आपके 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन शो करेंगे। किसी के पास मान लो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कह रहा हूँ मैं कि किसी मॉलिक्यूल्स के पास यदि मान लो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन पर प्रदर्शित करेंगे। मान लो किसी के पास 2 ही है, किसी के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो वह एक इलेक्ट्रॉन से आपका क्या करेगा, डी ट्रांजिशन प्रदर्शित करेगा और दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और जब उच्च एनर्जी लेवल में जाएगा तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और ऊर्जा का अवशोषण कर लेने से हमें उसका पूरक रंग दिखाई देता है, जैसे लाल, पीला, नीला, बैंगनी रंग हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये था सारा खेल किसका कि विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं में धातुआयन रंग अलग अलग क्यों देते हैं। तो मैंने डिपेंड किस पे है कि अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाओं में धातुओं के पास जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो अलग अलग संख्या होने की वजह से इनके अंदर जो कलर है वो अलग अलग हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इससे आगे जो ये लगभग आपकी यूनिट कंप्लीट है। अगर इसके अंदर कुछ बचा हुआ है तो आपकी जो भी क्वेश्चंस और बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए अभी तक इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।